नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कलाम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, सेकंड ग्रेड के भर्ती की संभावनाएं हम सुन रहे हैं कि बहुत जल्द ही सेकंड ग्रेड की भर्ती निकलने वाली है। और भर्ती कब निकलेगी, एग्ज़ाम कब होगी, क्या होगी, कैसे होगी, इस बारे में तो अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जब भी भर्ती निकले और जब भी एग्ज़ाम हो, वो जब भी निकलेगी, लेकिन हमारी तैयारी उससे पहले परिपूर्ण होनी ज़रूरी है। इसलिए इस बात का इंतज़ार किए बिना कि आपकी भर्ती कब निकलेगी, आरपीएससी का विज्ञापन कब आएगा और कब एग्ज़ाम तिथि आएगी, आप आज ही से तैयारी करना शुरू करें। क्योंकि जितना ज़्यादा लेट आप करेंगे, और जिस तरीके का पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड है आरपीएससी का कि भर्ती निकाल के और बिल्कुल समय नहीं दे रही है। आप चाहे एसआई एग्ज़ाम में देख लीजिए, चाहे आरएएस एग्ज़ाम में देख लीजिए, हाथों हाथ, और कॉलेज लेक्चर एग्ज़ाम में देख लीजिए, हाथों हाथ एग्ज़ाम डेट घोषित करती है और बगैर आगे खिसकाए चूंकि एग्ज़ाम करवा रही है, तो हमें भी उस मानसिक स्थिति में रहना चाहिए, बल्कि उसके लिए पूरी तरीके से मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि आरपीएससी कभी भी और कितनी भी जल्दी परीक्षा तिथि जारी कर सकती है। विज्ञापन के कितने दिन बाद कैसे क्या करती है, वो आरपीएससी पर निर्भर है। तो हम केवल उस बात की चिंता करें जो हमारे वश में है, हमारे कंट्रोल में है, हमारे नियंत्रण में है, बगैर इस बात की चिंता किए कि आरपीएससी क्या करेगी। हमारे कंट्रोल में ये नहीं है कि परीक्षा तिथि कब आएगी, विज्ञापन कब आएगा। हमारे कंट्रोल में ये है कि हम तैयारी कब से करना शुरू करें। मेरी आपको सलाह ये है कि जितना जल्दी आप इस तैयारी में लगेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा लाभदायक होगा। तो बगैर देरी किए आज ही आप, अगर तैयारी आपने शुरू नहीं की है, आज ही लगिए। और तैयारी आप शुरू कर चुके हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। सेकेंड ग्रेड में सब्जेक्ट अलग अलग है ही, लेकिन फर्स्ट पेपर चूंकि सबके लिए कॉमन है, और फर्स्ट पेपर में आप जानते हैं कि किस तरीके से कितने क्या क्वेश्चंस आते हैं, सेकंड पेपर में कितने क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो कार्य योजना में ये मान के चल रहा हूँ कि आप जानते हैं। फर्स्ट पेपर में एक पार्ट आता है पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का, और हम उसी एक पार्ट विशेष पे बात करने वाले हैं। आज की इस क्लास में मैं सिलेबस के बारे में जिक्र करने वाला हूँ कि सिलेबस क्या है और आपकी उसको कितनी चिंता करनी चाहिए, आपको उससे कितना घबराना चाहिए, या आपको उन चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए। मैं उस बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो बगैर किसी प्रकार की ज़्यादा भूमिका के मैं सीधे उस पर आता हूँ। पहली बात तो ये कि जो एक चिंता बड़ी आप लोगों की ये है कि कितना बड़ा पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का, हमारी तो बड़ी समस्याएं होती हैं आर्टिकल्स याद करने में, और बड़ा पार्ट है, कितने क्या तैयारी हम कैसे कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिलेबस आप सबके सामने रख ही देता हूँ। और देखिए, किसी भी चीज़ की अगर आप ज़्यादा चिंता करते हैं, तो मेरा तो सुझाव आपको ये है कि जिस चीज़ की वजह से आपकी चिंता है, उस चीज़ को पहले आप ढंग से देखें, उसका एनालिसिस ढंग से करें, उसकी विशेष रूप से उसका विश्लेषण करें। और जब आप उसका विश्लेषण करेंगे, तब आपको पहली बात तो ये है कि उस पहले ही चरण में जब आप विश्लेषण करेंगे उसका, तो आपकी वो चिंता दूर हो जाएगी। तो तब आपको लगेगा कि आप ऐसी बात से चिंतित हैं जिसके बारे में चिंता करने की आपको आवश्यकता थी ही नहीं। तो शायद इस पॉलिटिकल साइंस में भी आपके जिस सब्जेक्ट को लेकर आप चिंतित हैं, शायद ऐसा आपको लगे। तो पहले हम उसी चरण की बात कर लेते हैं, और फिर भी अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए थोड़ा सा चिंतनीय विषय है, तो फिर हम आगे बात करेंगे, उसके बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले चरण में वही बात कर लेते हैं कि आपके लिए एक्चुअल में क्या चीज़ आपको पढ़नी है और उसके बारे में कितना क्या पार्ट है, कैसा क्या है। दो पार्ट्स में आपके पूरी की पूरी पॉलिटी सेकेंड ग्रेड में ये समझिए कि विभाजित है, बंटी हुई है। अगर दो पार्ट में आपके बना के बताऊं, आप अगर सिलेबस को आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आरपीएससी से सेकेंड ग्रेड का सिलेबस उसको डाउनलोड कीजिए और उसका अध्ययन कीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ तो मैं केवल पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का ही एनालिसिस करने वाला हूँ। वहाँ पे आप पूरे सिलेबस को देखिए, और वहाँ पे देखिए राजस्थान वाला पार्ट कितना है, इंडिया वाला पार्ट कितना है, कैसे कैसे क्या है। यहाँ दो पार्ट आपके राज व्यवस्था में से आएंगे। अगर मैं इसको राज व्यवस्था नाम दूं या राजनीति विज्ञान नाम दूं, तो सेकंड ग्रेड में राजनीति विज्ञान या राज व्यवस्था है,
वो दो पार्ट में है। पहला पार्ट आपके भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय राज्य व्यवस्था, और दूसरा पार्ट है वो है आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था। ये दो पार्ट आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ये राजस्थान वाले हिस्से में है, ये भारत वाले हिस्से में है। तो आपको ऐसे लग रहा है कि पूरी भारत की पॉलिटी आ गई, पूरे राजस्थान की पॉलिटी आ गई, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखें और आगे देखिए कि आपके एक्चुअल में क्या क्या है। इंडियन पॉलिटी में केवल आपका इतना सा हिस्सा है। क्या क्या है समझ लीजिए आप। भारतीय संवैधानिक इतिहास, मतलब ये कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर 1935 का भारत शासन अधिनियम, वहां तक आपके दिया हुआ है। और उसमें से भी लिखा हुआ है कि विशेष रूप से 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट। मतलब ये कि आपको 1773 से 1935 तक का पढ़ना तो सारा है, लेकिन उसमें विशेष रूप से 1919 और 1935 का चूंकि दे रखा है, तो विशेष जोर आपके जो पेपर में रहेगा, निश्चित तौर पे मानिए कि 90% प्रश्न अगर इस चैप्टर में से पूछे गए, अगर जितने प्रश्न पूछे गए उनका 90% प्रश्न आपके इन दोनों एक्ट्स में से आएंगे, और बाकी के जो भी एक्ट्स हैं उनमें से 10% प्रश्न पूछे तो पूछे, वरना हो सकता है वो भी ना पूछे। और उसमें से भी ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपको 2-3 बातें याद रखनी है मेजर रूप में, बहुत ज़्यादा गहराई तक, विशेषज्ञता तक नहीं जाना आपको। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में आपको 2-1 बातें याद रखनी है। 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1793 के चार्टर एक्ट से शुरू कर लीजिए। चलिए 1813 का और 1833 का और 1853 का, ये चार्टर एक्ट में, चारों चार्टर एक्ट में आपको 2-2, 1-1, 2-2 बातें याद रखनी है मोटे मोटे तौर पे। हम पूरा चार्ट बना के पढ़ लेंगे उनको, कोई समस्या नहीं है। 1858 के घोषणा पत्र, 1861 का अधिनियम और 1892 का अधिनियम, इनमें भी आपको सामान्य तौर पे कुछ बातें हैं, 2-2, 1-1, 2-2 बातें हैं बस। 1909 के अधिनियम में 4-5 बातें हैं। और जब आप बात करते हैं 1919 और 1935, चूंकि विशेष रूप से दे रखा है, इसको हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। लेकिन जब आप कंप्लीटली भी जब आप इसको पढ़ेंगे, तब आप पाएंगे कि इसमें मैक्सिमम कोई 10-10, 12-12 बिंदु है बस, केवल 10-12 बात इसमें याद रखनी है, 10-12 बात इसमें याद रखनी है। और ये कोई बहुत विशेष नहीं है इन सब चीज़ों को याद रखना। अलग अलग पार्ट में जब आप तुलनात्मक रूप से इनको पढ़ेंगे, बहुत आसानी से, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि क्लासरूम में ही आपको ये सारी बातें याद हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं है। समझने लायक कुछ बात नहीं है, केवल फैक्ट्स हैं कि इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ। और चूंकि इसमें फैक्ट्स है, इसलिए ये जो टॉपिक है ये मैं आपको सबसे लास्ट में भी पढ़ाने वाला हूँ, शुरुआत में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि शुरुआत में मैं ये मानता हूँ कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपको पढ़ाऊँ जो थोड़ी कॉन्सेप्चुअल हैं और जो आपके समझ में आने लायक है, और जिन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि पहले आपकी एक समझ विकसित करूँगा इस सब्जेक्ट के प्रति, और उसके बाद में आपके सामने मैं कितने भी फैक्ट्स भी रखूँगा, तो आप उनको बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से उन सब चीज़ों को आप याद कर पाएंगे। एक टॉपिक तो है, ये बहुत बड़ा नहीं है। फिर देखिए अंबेडकर और संविधान, मतलब संविधान और अंबेडकर का मतलब कि संविधान निर्माण में अंबेडकर की भूमिका वो क्या रही, उसको हम बात करेंगे। उस पर बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सामान्य सा है। संविधान निर्माण, ओवरऑल संविधान निर्माण, संविधान सभा कैसे गठित हुई, कितने सदस्य थे, कैसे क्या थे, संविधान का निर्माण कैसे किया संविधान सभा ने, सब बातें, ओवरऑल सब बातें हम इसमें कर लेंगे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हम पढ़ लेंगे। मौलिक अधिकार एक बड़ा टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य तो केवल 1-2 पेज का टॉपिक है। नीति निर्देशक तत्व तो बहुत सामान्य सा टॉपिक है। इसमें एक बड़े टॉपिक के रूप में आपके मौलिक अधिकार है, तो हम इसको भी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है, बहुत ज़्यादा इतना विस्तृत नहीं है कि जिसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। फिर भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एक बड़ा टॉपिक है। यहाँ मौलिक अधिकार बड़ा टॉपिक है, यहाँ राष्ट्रपति बड़ा टॉपिक है, ये हम पढ़ लेंगे। फिर भारत की संघीय व्यवस्था,
संघीय व्यवस्था का मतलब भारत की संघात्मक प्रणाली, फेडरल सिस्टम, कि किस तरीके से भारत में संघात्मक और एकात्मक तत्वों का सम्मिलित किया गया और भारत की संघीय शासन प्रणाली किस तरीके से वास्तव में जो एक्चुअली संघीय शासन प्रणाली होती है उस तरीके से किस तरीके से वो भिन्न होती है, और इसमें कैसे कैसे कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, हम वो बात करेंगे उस पर। फिर आपके हैं मुख्य राजनीतिक दल, भारत के राजनीतिक दल भी पढ़ लेंगे, दल व्यवस्था भी पढ़ लेंगे, और भारत के जो मेजर पार्टीज हैं उनके बारे में बात कर लेंगे, चाहे वो नेशनल है चाहे वो क्षेत्रीय है, हम दोनों के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ जब आप देखते हैं कि तो देखिए सिलेबस में सीधे सीधे तौर पे जब आप देखेंगे तो ना तो इसमें संसद का टॉपिक दे रखा है, ना इसमें सुप्रीम कोर्ट का दे रखा है। संसद का टॉपिक एक बड़ा टॉपिक होता है और वो इसमें शामिल नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक भी एक बड़ा टॉपिक तो नहीं है लेकिन सामान्यतः है, लेकिन वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो आपको यहाँ संसद को नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ सुप्रीम कोर्ट को नहीं पढ़ना है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये आपके सिलेबस है इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का, जिसमें से आपके दो ही बड़े चैप्टर आएंगे, एक मौलिक अधिकार और एक आपके राष्ट्रपति। ये दो बड़े टॉपिक है और बहुत छोटे छोटे सामान्य से टॉपिक है। ठीक है। फिर जब आप राजस्थान की पॉलिटी को लेकर चिंतित होते हैं तो देखिए उसको भी देख लीजिए आप। राजस्थान की पॉलिटी में आपके एक तो राज्यपाल है, तो जब आप राष्ट्रपति पढ़ते हैं और उसके बाद जब मैं आपको राजस्थान की पॉलिटी में राज्यपाल पढ़ाऊंगा तब आप उसकी तुलना करेंगे, समानताएं देखेंगे, तब आप देखेंगे कि राष्ट्रपति पढ़ते ही और जब आप राज्यपाल को पढ़ेंगे तो आपको राष्ट्रपति के रिवीजन के रूप में ही मिलेगा। वो काफ़ी हद तक समानताएं हैं, कुछ अलग भी है लेकिन काफ़ी हद तक समानताएं, पूरा नया नहीं है एकदम। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है आपके, तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जब आप प्रधानमंत्री आप पढ़ चुके होंगे केंद्र में, तो राज्य के मुख्यमंत्री को जब आप पढ़ेंगे काफ़ी हद तक समानताएं हैं। और आप इसको भी केवल राजस्थान के विशेष संदर्भ में पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो हम संविधान में राज्यपाल के संबंध में क्या प्रावधान है वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ में राजस्थान के राज्यपाल उनके संबंध में हम विशेष तथ्य उनकी भी बात करेंगे। और जिस तरीके से राजस्थान की पॉलिटी के बारे में कुछ टफ मामले आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आरएस में पूछे गए, चाहे आपके वो कॉलेज लेक्चर में पूछे गए, चाहे वो एसआई में पूछे गए, चाहे वो आपके पटवार में पूछे गए, तो हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी तथ्य हैं जिनके बारे में आरपीएससी कितनी भी गहराई में जाके पूछे तो वो हम उन सब चीज़ों को कवर कर सकें। फिर देखिए आपके राज्य सचिवालय, मतलब ये कि सीधे सीधे ये भी देख लीजिए कि राज्य विधानमंडल आपके सिलेबस में यहाँ नहीं है, वहाँ संसद नहीं है और सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यहाँ आपके विधानमंडल भी नहीं है और हाई कोर्ट भी नहीं है। तो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका वो आपके सेंटर में भी नहीं है और वो आपके स्टेट में भी नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, सॉरी ये सचिवालय नहीं है, मुख्य सचिव है। मुख्य सचिव की जो पोस्ट होती है, तो राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव बहुत छोटा सा टॉपिक है। दो आयोग हैं आपके, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग। तो दो आयोगों के दो दो पेज का ये टॉपिक है, बहुत सामान्य से है। राजस्थान में पंचायती राज, तो पंचायती राज को पढ़ लेंगे और राजस्थान में पंचायती राज की क्या प्रावधान को विशेष रूप से पढ़ लेंगे। तो ये बहुत छोटा सा बिंदु है, बहुत बड़ा बिंदु राजस्थान की पॉलिटी का नहीं है। ये देखिए आपके सामने है सारा सब कुछ। ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि आपको जीके में सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में राजनीति विज्ञान में तो खास तौर से कुछ चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत सामान्य स्थिति में सामान्य तरीके से, और मैं तो ये कहता हूँ इन क्लासेस के साथ आप आराम से इन सारे टॉपिक्स को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आपका एक कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से तब ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगा आपकी बजाय जब आप क्लासेस लेंगे और जब आप इन क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, तब आप इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से और मेरी इस बात पर ज़्यादा अच्छे तरीके से यकीन कर पाएंगे। और जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी आपका यकीन निश्चित तौर पे बढ़ता जाएगा, इस बात का मैं दावा करता हूँ आपके सामने। और मुझे यकीन है इस बात का कि आप सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में और ख़ासतौर से इस पॉलिटी वाले पोर्शन में बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आपका अगर अपने ऊपर खुद के ऊपर यकीन होगा और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे इसके परिणाम सकारात्मक होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। एक सवाल आपके मन में अब ये
कि हम इस पॉलिटिकल साइंस के इस पोर्शन को पढ़ने के लिए कौन सी किताब पढ़ें, हम कौन सी किताब खरीद के लाएं। मेरा ये मानना है कि आपको इसके लिए बहुत अलग से सेपरेट कोई किताब लाने की बहुत ज़रूरत है नहीं, क्योंकि किताब लेके आएंगे आप, पॉलिटी के लिए अलग किताब लेके आएंगे, हिस्ट्री के लिए अलग किताब लेके आएंगे, जियोग्राफी के लिए अलग किताब लेके आएंगे, और जब इस तरीके से अलग अलग किताब, इतनी इतनी मोटी मोटी किताब लेके आएंगे जिनमें बहुत व्यापक तरीके से सब कुछ दिया हुआ है, केवल सेकंड ग्रेड की ही आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है, तो वो चीज़ आपके लिए लाभदायक होने की तुलना में फिर बाद में नुकसानदायक भी हो सकती है। मेरे ख्याल से आपको एक या तो गाइड ले आइए, कोई सी भी जो गाइड आपने पहले पढ़ रखी है वो गाइड ले आइए, जिसकी भाषा को आप अच्छे से जानते हैं, परिचित हैं, वो ले आइए, वो पढ़िए। और इसके अलावा ये जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लीजिए, इतना पर्याप्त है आपके जीके के लिए। हाँ, अगर आप सब्जेक्ट के लिए कहते हैं कि आप सेकंड पेपर में चाहे मैथमेटिक्स से हैं, चाहे वो हिंदी से हैं, चाहे आप संस्कृत से हैं, चाहे आप एसएसटी से हैं, चाहे आप अलग अलग जैसे सब्जेक्ट से हैं, तब आपको निश्चित तौर पे अपने अपने जो टीचर्स हैं जो सेकंड पेपर में आपको पढ़ाते हैं उनसे टेक्स्ट बुक्स के बारे में ज़रूर पूछिए। वहाँ पे आपको सब्जेक्ट विशेष के बारे में गहराई तक ज्ञान होना चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि सेकंड पेपर आपकी विशेषज्ञता की डिमांड करता है और फर्स्ट पेपर आपके विशेषज्ञता की डिमांड नहीं करता बल्कि सामान्यज्ञता की डिमांड करता है। यहाँ फर्स्ट पेपर में आपका जनरलाइजेशन होना चाहिए और सेकंड पेपर में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट पेपर में आप अगर स्पेशलाइजेशन की दिशा में चले जाएंगे तो मामला थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल सामान्य स्थिति में रहते हुए और उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपके सिलेबस में जो बिंदु है वहाँ तक फोकस करें, उन चीज़ों को पढ़ें। निश्चित तौर पे आप तैयारी अच्छी कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे, आप परफॉर्मेंस अच्छी कर पाएंगे। तो हम अगली क्लास से शुरू करेंगे, अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप सभी का उन क्लास में स्वागत रहेगा। फिलहाल मैं विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी को नई ऊंचाइयाँ देंगे, अपने करियर के बारे में विचार करते हुए सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे और अपने करियर निर्माण में एग्ज़ाम चाहे जब भी हो उस बारे में कोई चिंता न करते हुए अपनी तैयारी की ही चिंता करते हुए तैयारी को शुरू करेंगे और तैयारी को एक अच्छे अंजाम तक लेकर पहुँचाएँगे, ताकि जिस दिन आपकी परीक्षा हो वो जो 3 घंटे आपके एग्ज़ाम में बीतेंगे वो 3 घंटे आपके जीवन में बदलाव लाने वाले होंगे और वो जो बदलाव आएगा वो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप तैयारी जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी आप उस दिशा में अपने मानसिक रूप से तैयार होंगे। मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।